हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया ही हो गए, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, उसका पार्ट 2। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस तक हम लोग पढ़ चुके थे, जहाँ पे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो हम अब उसके आगे की बात करते हैं। जैसे कि आगे का जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, क्या है नेक्स्ट चीज़? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। तो अभी हमें क्या करना है? हमने जैसे कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब कई सारी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। डेली लाइफ में कई सारी केमिकल रिएक्शंस हुआ करती हैं। ठीक है, तो उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें जानना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? कॉम्बिनेशन नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस इन विच, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पे क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है ना, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म, क्या बनाते हैं? अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कैसी सी रिएक्शंस? ऐसी रिएक्शन जहां पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके क्या करते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर क्या आता है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, जब ये हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर रही है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, मिलके क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोराइड गैस। ठीक है ना। और जैसे कि मान लेते हैं सोडियम है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, क्लोरीन है इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नमक बना देते हैं। क्या कर देते हैं? नमक बना देते हैं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस भी तो करना है, साथ साथ वो भी करते हुए चलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमें दो और रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, जो रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन? एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानते हैं क्या होता है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट इज रिलीज्ड, है ना। वो केमिकल रिएक्शंस जहां पर क्या होता है, जब भी कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके कोई एक सब्सटेंस बना रहे होंगे, ठीक है, तब क्या हो रहा होगा, उस वक्त वहां से हीट रिलीज हो रही होगी। क्या हो रहा होगा? हीट रिलीज हो रही होगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में? जैसे कि मान लो जब कोई फ्यूल बर्न किया जाता है, ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना। अब जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है वो कैसे काम करता है? जैसे कि हम कोल बर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, कैरोसिन हमारा बर्न हो रहा है, और पेट्रोल है, LPG है, ठीक है, CNG है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बर्न हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बर्न कैसे हो रही हैं? देखो, ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि अगर हम कोक की बात करें, कार्बन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, हमने इसको क्या किया? जलाया, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और साथ साथ हीट भी देता है। क्या देता है? हीट देता है। ये जो एरो के राइट हैंड साइड में अगर हीट लिखी हुई है, इसका मतलब वो रिएक्शंस क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, जब भी बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, कोल होता है, या फिर पेट्रोल, LPG, CNG, कोई भी चीज़ जब जलाई जाती है, ठीक है, तब क्या होता है?
हीट इवॉल्व होती है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल ही रही है, साथ साथ क्या हो रहा है, वहाँ से हीट भी तो निकल रही होती है, गर्म गर्म सा फील हो रहा होता है ना, ठीक है, तभी तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इतनी ज़्यादा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक्सोथर्मिक तो हमने जान ली, ठीक है। अब एंडोथर्मिक के बारे में जानते हैं। वैसे एक और बात बता दूं, जो जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती हैं, है ना। कंबशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जहाँ पे ग्लूकोज जो होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ साथ एनर्जी भी देता है ना। तो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक। नेक्स्ट इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हीट रिलीज नहीं होती, इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मतलब हमें क्या करना पड़ता है, पहले से हीट जब हम देंगे तो ये रिएक्शन होगी। उसमें क्या हो रहा था कि नॉर्मल कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ जला दिया हमने तो हीट बाहर निकल रही थी, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है हमें, इसमें पहले से हमें हीट देनी पड़ती है। जब हम एक्सेस अमाउंट में हीट देंगे तब क्या होता है, ये रिएक्शन होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें, नाइट्रोजन गैस है तो वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे नॉर्मली रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ऐसे रिएक्शन नहीं करती हैं, लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम इन्हें हीट दे दें, ठीक है, अगर हम क्या करें, इन्हें हीट दे दें तो क्या होगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा था, जब हमने क्या किया, हीट इन्हें दी है, ठीक है। मतलब इन लोगों ने क्या करा, हीट को एब्जॉर्ब किया अपने अंदर। जब इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है उसकी वजह से क्या हुआ, ये रिएक्शन हुई है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हीट किया जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके ये नाइट्रिक ऑक्साइड में बनते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन तीनों चीजें जान ली। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डीकॉम्पोजिशन, ठीक है। क्या है नाम रिएक्शन का, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ सिंगल सब्सटेंस, जो सिंगल सब्सटेंस होता है, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक जो सिंगल सब्सटेंस होता है वो हमारा टूट के क्या बन जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में बन जाता है, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक है, एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर जो होता है, चूने वाला जो पत्थर आता है लाइमस्टोन है, अगर हम क्या करें, इस पर हीट दे दें, ठीक है, क्या करते हैं, अगर हम इस पर हीट दे दें तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। मतलब जो हमारा क्विक लाइम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है, उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में ये टूट जाता है, ठीक है। तो जो हमारा लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। इसके अंदर आता है जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही क्या आता है, इलेक्ट्रोलिसिस आता है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या चीज़ आती है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये डीकम्पोजिशन का वो प्रोसेस है जहाँ पे कंपाउंड जो होता है वो मॉल्टन स्टेट में होता है या फिर किसी सोल्यूशन स्टेट में होता है, और उस वक्त उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जा रहा होगा, ठीक है। मतलब कोई भी, जैसे कि मान लो कंपाउंड है, वो कैसी स्टेट में, पिघली हुई स्टेट में है, मॉल्टन स्टेट में है, या फिर मतलब सोल्यूशन स्टेट में किसी के साथ मिक्स किया हुआ है, सोल्यूशन है मतलब लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो तब वो टूट जाता है, ठीक है। तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड जो होता है, ठीक है, कंपाउंड इन मॉल्टन और सोल्यूशन, मॉल्टन स्टेट में होता है और इन सोल्यूशन
बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जब पैसेज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तब हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब भी होती है वो हमेशा कैसी होती है, किस फॉर्म में, मॉल्टन स्टेट में होती है कंपाउंड के, या फिर एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में होती है ना। जैसे कि जो हमारा एसिडिफाइड वाटर होता है, मतलब पानी जिसके अंदर एसिड होता है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दे देता है जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं। या फिर क्या होता है, जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में, मतलब कि है ना, मॉल्टन स्टेट में है। तो जब हम इसके ऊपर क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, मतलब करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तब ये क्या होता है, एल्यूमिनियम इसका अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऑक्सीजन गैस उड़ गई और ये लिक्विड फॉर्म में एल्यूमिनियम हमें अलग मिल जाता है। ठीक है, इसी के अंदर एक और है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसी के अंदर एक और रिएक्शन है, वो कौन सी रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये वो रिएक्शन होती है जो लाइट एनर्जी की वजह से होती है। ठीक है, दीज रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट बाय लाइट एनर्जी आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये वो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जो किसकी वजह से होती हैं, लाइट एनर्जी की वजह से, आर ब्रॉट अप बाय लाइट एनर्जी आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन ये कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जैसे कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, ठीक है, जैसे कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्या पड़े, लाइट पड़े, ठीक है, अगर हम इसे क्या करें, लाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं, तो हमारा जो सिल्वर होता है वो अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस फॉर्म में उड़ जाती है। और जब डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है वो हल्का सा ग्रे कलर का सिल्वर मेटल में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। और ये रिएक्शन जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करी जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड की भी रिएक्शन होती है। ठीक है ना। तो अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, क्योंकि भाई कहीं तो यूज़ हो रहा होगा ना, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस मतलब डेली लाइफ में यूजेस होती हैं सारी चीज़ें की। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोलिसिस कराने में किया जाता है। कुछ एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि मान लो सोडियम क्लोराइड है, नमक है, समुद्र के अंदर प्रेजेंट है, तो वो तो नमक NaCl की फॉर्म में आता है ना, लेकिन अगर हमें उसमें से क्या करना है, सोडियम को बाहर निकालना है, सोडियम को, सिर्फ सोडियम को अगर हमें बाहर निकालना है तो हम सोडियम को बाहर कैसे निकालेंगे, तो हमारा सोडियम बाहर आएगा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की मदद से। किसकी मदद से आएगा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की मदद से, क्योंकि हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड हल्का सा नमक वाला सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना, पानी डालेंगे उसके ऊपर और केमिकल रिएक्शन कराएंगे। केमिकल रिएक्शन इन द सेंस कि हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें सोडियम अलग मिल जाएगा और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये वो रिएक्शन होती है जहां पे एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे वाले की जगह ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, समझ रहे हो, डिस्प्लेस कर रहा है कोई। ठीक है, तो क्या होता है, एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे वाले कंपाउंड के एलिमेंट को हटा के खुद वहां पे जाके बैठ जाता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये तो होगी सिंपल शब्दों में, लेकिन इन केमिस्ट्री के अंदर क्या होती है, देखो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस रिएक्शन जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, इन दिस रिएक्शन द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या फिर जब एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ड्यूरिंग लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। ज़्यादातर केसेस एक्वस सॉल्यूशन में ये चीज़ें होती हैं, फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स
कंपाउंड, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड में क्या होता है, ये हो जाता है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर क्या होता है, मेटल्स ही हमेशा डिस्प्लेस करते हैं। जो मेटल्स होते हैं वही क्या करते हैं, वही डिस्प्लेस करते हैं। तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ज़रा उसको एक बार देख लो। और वैसे अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उसको देख लेना, ईजिली याद हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अब जैसे कि हम एक रिएक्शन लेते हैं, कॉपर सल्फेट है हमारे पास, ये होगा किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जिंक डालेंगे, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट और जिंक डालेंगे। अब हम कॉपर देख सकते हैं कि कॉपर यहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है, मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो जिंक होगा ये क्या करेगा, ये जिंक कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और खुद क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। जैसे कि अगर हम बात करें AgNO3 है, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में है ना। कॉपर, अब कॉपर को देखो ज़रा, कॉपर यहाँ है, सिल्वर यहाँ है, तो कॉपर क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा CONO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 मोल सिल्वर, ठीक है। तो समझ में आया ना कि इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब तो हमने जान लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाला मामला तो हो गया भैया, है ना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये मत सोचना कि ये दोनों रिएक्टिव एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, नहीं 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 नहीं। इसमें क्या होता है ना कि जो मेटल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, ये नहीं डिस्प्लेस हो रहे होते हैं। यहाँ पे मामला सब कुछ पहले से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस and form new compounds बनते हैं, ठीक है। क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक रिएक्शन के अंदर, ठीक है, जहां पर दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। किसको एक्सचेंज कर लेते हैं, आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं और नए कंपाउंड्स बना देते हैं। जैसे कि आयंस को एक्सचेंज करने की अगर हम बात करें, ठीक है, मान लेते हैं BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, और सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, ठीक है। तो ये बना देता है BaSO4 और सोडियम क्लोराइड। अब हम जरा देख सकते हैं कि Ba जो होता है वो 2+ चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर सिंगल माइनस, सोडियम के ऊपर 1+ चार्ज होता है, और SO4 के ऊपर 2- होता है। तो क्या हो रहा है, आयंस ही तो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। बेरियम किसके साथ गया, SO4 के साथ गया, और सोडियम किसके साथ गया, क्लोरीन के साथ गया। आयंस एक्सचेंज हो गए ना, ठीक है। ये बेरियम आयन है, ये सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ये सल्फेट आयन है, ठीक है। आयंस है ये, ठीक है। तो आयंस क्या हुए, आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए, और एक्सचेंज होने की वजह से क्या हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आता है, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक और रिएक्शन आती है, ठीक है। वो रिएक्शन का नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जहां पे क्या हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। प्रेसिपिटेट मतलब कोई रिएक्शन हो रही है और कुछ चीजें नीचे जम जाती हैं, ठीक है ना। कोई चीज क्या हो, नीचे की तरफ जम जाती है, प्रेसिपिटेट इसके अंदर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो जब ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो लेड आयोडाइड जो सॉलिड फॉर्म में, ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा, सॉलिड है ना, सॉलिड है तो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और पोटेशियम नाइट्रेट वो एक्वस, वो सोल्यूशन के अंदर घुला रहता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और इसी के अंदर एक और रिएक्शन आती है
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी इसके बारे में एक और बार हमें आगे पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं। क्या होता है? एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? सॉल्ट बना देते हैं, और मोस्टली केसेस में वाटर भी बन जाता है। जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक्वस फॉर्म में और ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में क्या बना देता है? NaCl बना देता है, ठीक है, और ये H2O बना देता है, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसके अंदर, ठीक। INC तो एक्सचेंज हुए, हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, ठीक है, तो ये Na प्लस Cl माइनस और ये हमारा OH माइनस और H प्लस होता है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी किसका एग्जाम्पल हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गई है, ठीक है। ईजी है, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक। अब नेक्स्ट अलग से कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ज़रा एक और बात को जान लो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को साथ में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताऊंगा क्या होता है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, मतलब RE का, ये रेडॉक्स का RE, रिडक्शन का RE उठाएंगे, और इसका क्या उठेगा? ये RED उठाएंगे, और इसका OX, इसका रेड और इसका ऑक्स मिला के रेडॉक्स रिएक्शन बनता है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी पहली रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन का गेन हो, ठीक है, गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है, एंड और लूजेज हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो रही हो, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ऐसी रिएक्शन जहाँ पे क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन गेन हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का लूज हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन जो होती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन, उसके अंदर क्या होता है, ठीक, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन होना, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का लूज होना, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रोजन का गेन होना और ऑक्सीजन का लूज होना, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। तो जब ये दोनों रिएक्शन साथ हो जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जान लिया, अब जरा एक और चीज़ के बारे में जान लेते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं? गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है, क्या करते हैं? गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो ऑक्सीजन को दे देते हैं, ठीक है, और रिमूव कर देते हैं हाइड्रोजन को, और रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। तो ऐसे एजेंट्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ऑक्सीजन है, ओजोन है, ठीक है, H2O2 है ना, Cl2 है, ठीक, HNO3 है, H2SO4 है, ठीक है, और क्या हो सकता है? KMNO4 होता है, ठीक है, K2CR2O7 होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को देते हैं ऑक्सीडेशन करवाने के लिए और हाइड्रोजन को वहां से निकाल देते हैं, ठीक। फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स जस्ट भाई उसका उल्टा कर दो, कॉमन सी बात है, जो क्या करते हैं? गिव्स हाइड्रोजन, जो क्या करें? हाइड्रोजन को दें फॉर रिडक्शन, हाइड्रोजन को देते हैं रिडक्शन होने के लिए, या फिर क्या होता है? रिमूव ऑक्सीजन, या फिर क्या हो? ऑक्सीजन को हटा दें, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। अब जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर LiAlH4 आता है, Sn+HCl आता है, ठीक है ना। अभी जो तुम्हारे हिसाब से वो बहुत ही रेयर होते हैं, तो जैसे कि हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S है, ठीक है, कार्बन है, अभी तुम्हें यही पढ़ने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये होता है। अब जरा इसका एक एग्जांपल देख लें, वरना समझ में कैसे आएगा भाई,
है ना, समझना तो पड़ेगा, तो समझने के लिए हमें तो एग्जाम्पल चाहिए, क्योंकि हमें तो बचपन से कोई भी बात जब सिखाई जाती थी तो हमेशा एग्जाम्पल लेके सिखाई जाती है, तो बिना एग्जाम्पल के तो समझ में नहीं आने वाला। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, ये रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और बन गया कॉपर प्लस वाटर, रिएक्शन हुई हीट। तो ज़रा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीजन हट रहा है। और इस वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ज़रा हम देख सकते हैं ना एक ही रिएक्शन के अंदर कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इजी तरीके से सामने साफ साफ दिख रहा है, बहुत आसान है ना, कि कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो कॉपर बन रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है जाके, तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी रोज़ की ज़िंदगी में क्या रोल रहता है, ठीक है ना, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, हमारी डेली की लाइफ में, ठीक है, क्या भैया ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन का जो काम होता है ना, बात भैया सीधी है कि अगर ऑक्सीजन किसी के साथ मिल गया तो क्या होता है, वो ख़राब कर देता है चीज़ों को, वो चीज़ों को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, वो डैमेज इफेक्ट डाल देता है मेटल्स के ऊपर, फूड के ऊपर, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल, है ना, जब भी कोई मेटल ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है ना, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो डैमेजिंग इफेक्ट आ जाता है, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। और उसी जगह पे अगर डैमेज इफेक्ट फूड के अंदर आता है ऑक्सीडेशन की वजह से, तो उसे हम कहते हैं रैंसिडिटी, खाना का खराब होना, जैसे खाना खराब हो जाता है, या फिर कोई मेटल की चीज़ है, लोहे पे जैसे कि जंग लग जाना, है ना, या फिर देखा होगा वो तांबे के बर्तन हरे हरे से हो जाते हैं, पीतल के हो जाते हैं, ठीक है, वो चांदी में कालापन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी की चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहली चीज़ जानते हैं कोरोजन क्या होता है, ठीक है, क्या जानते हैं भाई, कोरोजन क्या होता है। तो जब क्या होता है, जो मेटल है, ठीक है, मेटल के ऊपर क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे कि ह्यूमिड एयर, एसिड अटैक कर देते हैं, तो मेटल कोरोड होने लगता है। और ये बहुत ही धीमा प्रोसेस, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कोरोजन करवा देता है, ठीक है। देखो ऐसा होता है, द मेटल इज सेड टू बी, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय, ऐसे लिख देते हैं, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय, जब मेटल के ऊपर क्या होता है, अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेस अराउंड, ठीक है, आसपास जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि सच एज ह्यूमिड एयर, नमी वाली एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, एसिड्स, ठीक है, एटसेट्रा। देन क्या होता है, देन मेटल इज सेट टू कोरोड, ठीक है, मेटल को क्या बोला जाता है, वो कि वो कोरोड हो रहा है, ठीक है ना, कोरोड हो रहा है। एंड दिस ग्रेजुअल प्रोसेस, एंड ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे जो ग्रेजुअल प्रोसेस ये चलता रहता है, ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप मेटल, ठीक है, ऑफ ईटिंग अप मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, कोरोजन कह रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में क्या होता है, कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन को जो कहा जाता है, ठीक है, वो कहा जाता है रस्टिंग, क्या कहा जाता है, रस्टिंग कहा जाता है ना। जो कोरोजन ऑफ आयरन होता है वो क्या होता है, रस्टिंग होता है। तो देखो भाई रस्टिंग होती क्या है, एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कि मान लो छत पे कोई लोहे की चीज़ पड़ी हुई है, आयरन पड़ा है, ठीक है, अब आयरन के ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीजन ने आके रिएक्शन करी, और हवा में थोड़ा बहुत पानी तो प्रेजेंट ही है, ठीक है ना, नमी तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इस ऑक्सीजन और पानी ने साथ में आके आयरन के ऊपर रिएक्शन करते हैं, तो आयरन के ऊपर जो लोहा पड़ा है उसके ऊपर क्या होता है
एक रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर जम जाता है ना, रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है, वो पाउडर जैसा रह जाता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं रस्ट। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है हमारा रस्ट का, ठीक है, जो कैसा कलर में होता है, रेडिश ब्राउन कलर में होता है, ठीक है, किस कलर में होता है, रेडिश ब्राउन कलर में होता है, ठीक है ना। तो आयरन है, और अगर उसके ऊपर ये ऑक्सीजन और ये पानी अगर रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर में रस्ट उस लोहे के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और एक और चीज़, अब जैसे रस्टिंग को बचाना है, तो वैसे तो मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देते हैं, अगर हमें किसी भी चीज़ को रस्ट होने से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर पेंट कर देना चाहिए, ह्यूमिड एयर या फिर एसिड से दूर रखना चाहिए, ठीक है, और वो ग्रीसिंग वगैरह ऑयलिंग वगैरह कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ख़राब नहीं होगा, ठीक। तो भैया हमने कोरोजन के बारे में तो जान लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास रैंसिडिटी। क्या है, रैंसिडिटी, ठीक है। दूसरा है रैंसिडिटी, ये भी हमारा एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, द एरियल ऑक्सीडेशन of fats and oils to products having unpleasant, ठीक है, products having unpleasant smells and taste, project having unpleasant smells and taste and making the food unfit for eating is called rancidity, ठीक है, is called rancidity, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे कि फैट प्रेजेंट है या फिर ऑयल्स हैं, फैट्स हैं या फिर ऑयल्स हैं, तो फैट्स और ऑयल्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन जाके फैट और ऑयल में रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा खाना है वो सही से टेस्ट करने लायक नहीं बचता है, उसकी स्मेल ख़राब हो जाती है, और खाने के लिए क्या होता है, वो अनफिट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रैंसिडिटी। तो ऐसी चीज़ों को तो भैया नहीं खा सकते। मान लो कोई भी खाना है बना के रखा है गर्मियों के टाइम पे, और अगर हम उसे छोड़ दें लंबे समय के लिए, तो क्या होता है, बाहर रख दें तो अच्छी सी स्मेल नहीं आ रही होती ना, बदबू सी आने लगती है, और खाओ तो उसे टेस्ट खराब हो जाएगा और बीमार भी पड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर उसको बचाना है, ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, अगर भैया रैंसिडिटी से बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ तो भाई करना पड़ेगा ना, बिना तो रखे कुछ काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। अगर हम क्या करें, खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करें, ठीक है, खाने के अंदर क्या करें, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें तो जिसकी वजह से क्या होगा, खाना हमारा ख़राब नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि कुछ आते हैं BHA, ठीक है, BHT, है ना, BHA आता है, BHT आता है, मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT जिसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये खाने को ख़राब नहीं होने देते हैं, मतलब अगर ऑक्सीजन उसके अंदर जा भी रहा है तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, मतलब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देंगे, ठीक है। बाय पैकिंग, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, बैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस। अब देखा होगा कई सारे वो चिप्स के पैकेट वगैरह आते हैं, कुरकुरे के पैकेट आते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जा रही है, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की वजह से खाना खराब हो रहा है, कोई और गैस की वजह से तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, है ना, अगर हमने क्या किया, नाइट्रोजन गैस को अगर उसके अंदर भर दिया तो ऑक्सीजन जाने की जगह ही नहीं रह गई। अब तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से खाना खराब होगा ही नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़, बाय कीपिंग द फूड, ठीक है, इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, खाने को अगर हम क्या करें, फ्रिज में रख दें। अब फ्रिज के अंदर क्या होता है कि देखो भाई, जहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा ना, कम टेम्परेचर है तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, हद से ज़्यादा धीमी हो जाएगी, ठीक है। कम टेम्परेचर में क्या होता है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा धीमी हो गई, तो अगर ऑक्सीडेशन अंदर मतलब ऑक्सीजन अगर अंदर है भी, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी, रिएक्शन कर ही नहीं पाएगी, और रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो भैया
रिएक्शन जब नहीं हुई तो खाना खराब होगा कैसे। और चौथी चीज़ है बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। और हम क्या कर सकते हैं, खाने को किस में रख दें, एयर टाइट कंटेनर्स में, मतलब ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर क्या हो, मतलब ऐसे डिब्बों के अंदर भर के रख दें जहाँ पर क्या हो कि हवा ही ना जा रही हो। जैसे कि देखा होगा घरों में मम्मियाँ जब भी कोई सामान रखती हैं तो वो हमेशा किस में रखती हैं, ऐसे कंटेनर्स के अंदर करके रखती हैं जहाँ पर क्या हो, हवा ना जाए। अब हवा जाएगी नहीं, अब हवा नहीं जाएगी तो कॉमन सी बात है वो केमिकल रिएक्शन होगी नहीं। ऑक्सीजन खाने के साथ रिएक्शन फैट और ऑयल के साथ करेगा नहीं, तो जब फैट और ऑयल के साथ रिएक्शन होगी नहीं तो खाना खराब होगा नहीं, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। अभी हमने क्या क्या पढ़ा उस चीज़ों को थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने जाना केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या आती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को साथ में रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, और ऑक्सीडेशन के हमने कुछ रोज़ की ज़िंदगी में इफेक्ट्स देखे जैसे कि कोरोजन और एंजाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइंस की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। हैप्पी एंडिंग हो गई है चैप्टर की, ठीक है ना। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अगले चैप्टर का वेट करते हैं। अगला चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसका जल्दी से लेक्चर आएगा, ठीक है।